नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पॉलिटी पाठशाला पर। आज के हमारे इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे 11th क्लास की पॉलिटी का 5th चैप्टर, जो कि है लेजिस्लेचर मींस विधायिका। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है, पार्ट 3 है। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे आज के इस लेक्चर में हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट्स के बारे में। यानी कि संसद जो है हमारे देश की, जो विधायिका है, उसके जो 2 सदन हैं, उसके जो 2 हाउसेस हैं, वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमें बात करनी है। 2 सदन हमारे हमें देखने को मिलते हैं, पहला राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें इन 2 सदनों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और क्यों हमने देश के अंदर 2 सदन अपनाए, या राज्यों की विधानसभाओं में कहीं कहीं हमें एक सदन भी देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें हम पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें राज्यसभा और लोकसभा के बारे में बात करनी है। हम शुरू करते हैं राज्यसभा से। देखते हैं कि राज्यसभा क्या है। बेसिकली जो राज्यसभा है, यानी कि देश के अंदर जो अलग अलग राज्य हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा। लोकसभा का जो काम है वो है देश की जनता को रिप्रेजेंट करना, देश के एक एक इंडिविजुअल का प्रतिनिधित्व विधायिका में करना। राज्यसभा का काम है कि विधायिका यानी देश की संसद में, देश के लेजिस्लेचर में इंडिया के सभी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ द इंडिया। जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के मेंबर्स को भी एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि पूरे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। और ये जो दोनों सदन हैं, ये पार्लियामेंट का ही हिस्सा हैं। राज्यसभा के जो एमपीज होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है। लोकसभा के जो क्या नाम है, हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनको प्रत्यक्ष इलेक्शन यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज किया जाता है, जिसमें देश की जनता डायरेक्टली इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। बट राज्यसभा के केस में उल्टा होता है। राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि राज्यसभा के जब चुनाव होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को जब चुना जाता है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस यानी कि डायरेक्ट देश की जनता इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। देश की जनता ने ऑलरेडी जिन लोगों को चुन लिया है, वो लोग इन सदस्यों को चुनते हैं जिन्हें राज्यसभा में बैठना है। ठीक है, इस सदन को, जो राज्यसभा है या फिर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसको कहा जाता है, इसे संसद का स्थायी सदन कहते हैं। स्थायी सदन यानी कि परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों? क्योंकि ये जो राज्यसभा है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है पूरी तरह से। लोकसभा का तो हमें पता है कि लोकसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं वो मिलकर के सरकार बनाते हैं। सरकार का एक कार्यकाल होता है 5 साल का। जब सरकार खत्म होती है तो लोकसभा पूरी खत्म हो जाती है। लेकिन उसके खत्म होने के बावजूद भी, उसके खत्म होने के बाद भी राज्यसभा एक्टिव रहती है, राज्यसभा काम कर रही होती है। और शायद ये भी एक रीजन है कि हमने द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई। 2 सदन हमने अपने पार्लियामेंट में रखे, क्योंकि लोकसभा तो हर 5 साल पे डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन देश के अंदर काम थोड़ी रुकेंगे, देश के अंदर काम तो चलते रहेंगे, विधायिका अपना काम तो करती रहेगी। तो उस केस में काम कौन करेगा? उस केस में राज्यसभा अपना काम करती रहती है। ठीक है, लोकसभा के ना रहने से काम रुकता नहीं है। इसीलिए इसको परमानेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। ठीक है, इसके साथ ही होता क्या है कि इसके, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो सवाल आता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन में, अप्रत्यक्ष चुनाव में, राज्यसभा के सदस्यों को चुनने के लिए कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं? हमें पता है कि राज्य के अंदर विधानसभाएं होती हैं, हर स्टेट के अंदर अपनी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली होती है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, उन विधानसभा के सदस्यों को, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की अपनी विधानसभा है। दिल्ली की विधानसभा में जो लोग बैठ रहे हैं, वो, उनको हम कहते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। तो जो एमएलएज होते हैं उनको कौन चुनता है? राज्य के लोग। दिल्ली के जितने भी एमएलएज हैं उनको दिल्ली की पॉपुलेशन ने, दिल्ली की जनता ने चुना। और दिल्ली की जनता ने सभी एमएलएज को चुन करके दिल्ली के लेजिस्लेचर असेंबली में भेज दिया, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में, जिसे हम दिल्ली की विधानसभा कहते हैं। अब ये जो लोग हैं,
इसी तरह से हर राज्य में चुनाव होते हैं, हर राज्य में एमएलए चुने जाते हैं। तो ये जो एमएलएज हैं, ये एमएलएज मिल करके राज्यसभा के एमपीज को चुनते हैं इलेक्शन करते इनडायरेक्ट इलेक्शन में। तो हमने जिनको चुना वो है एमएलएज, और एमएलएज चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो इसीलिए राज्यसभा का इलेक्शन जो है, जो चुनाव जो है, वो अप्रत्यक्ष कहलाता है। चुनाव वाले चैप्टर में हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं लेसन 3 में, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं। We can imagine two different principles of representation in the second chamber. सवाल आता है कि जो राज्यसभा है उसके अंदर जो लोग चुन करके आएंगे, उनके चुनने का आधार क्या होगा। तो चुनने का आधार तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन ये कैसे तय किया जाएगा कि कितने लोग बैठेंगे राज्यसभा में, किस राज्य से कितने लोग बैठेंगे, क्योंकि राज्यसभा तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, अलग अलग स्टेट्स का प्रतिनिधित्व कर रही है राज्यसभा में। कोई स्टेट बड़ा है, कोई स्टेट छोटा है, किसी स्टेट में कम पॉपुलेशन है, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, राजस्थान की बात करें तो वो एरिया में बहुत बड़ा है, गोवा की बात करें तो वो एरिया में बहुत छोटा है, दिल्ली की बात करें तो वो और भी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है राज्यों में। तो आधार क्या होगा राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का कि किस स्टेट से कितने लोग आएंगे। इसके दो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, दो आधारों पर हम राज्यसभा के लोगों को चुन सकते हैं। ठीक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है वो दो आधार बताता है, दो प्रिंसिपल्स बताता है, जिसके बेस पर हम राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं। पहला हो सकता है ये तरीका कि देश के सभी हिस्सों को उनके आकार या जनसंख्या की परवाह किए बिना प्रतिनिधित्व दिया जाए बराबर बराबर। जैसे कि हम ये भूल जाएं कि कौन सा स्टेट छोटा है, कौन सा स्टेट बड़ा है। हम ये भूल जाएं कि कौन से राज्य में कम लोग हैं, कौन से राज्य में ज़्यादा लोग हैं। हम ये भूल जाएं कि कौन से राज्य में कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है, कौन सी कम्युनिटी कम है। और इन सारी चीज़ों को भूल करके हम एक लिस्ट तैयार कर दें कि भैया हर राज्य से 10-10 मेंबर राज्यसभा में बैठेंगे, या हर राज्य से 2-2 मेंबर्स राज्यसभा में बैठेंगे। अगर ऐसा कर दें तो इंडिया के अंदर तो ये सिस्टम खैर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हम इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। कहीं और शायद कर जाए, जैसे अमेरिका में करता है। अमेरिका के अंदर उन्होंने जो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पर उन्होंने यही सिस्टम फॉलो किया हुआ है कि नंबर ऑफ लिस्ट बना दी है और हर राज्य से उतने उतने लोग वहाँ पे आगे बैठते हैं। इंडिया में ऐसा सिस्टम नहीं है, इंडिया में दूसरा सिस्टम यूज होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि देश के कुछ हिस्सों को उनकी जनसंख्या के अनुसार रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। हर राज्य की पॉपुलेशन अलग है, हर राज्य का एरिया अलग है, तो उसी के आधार पर राज्यसभा में हर राज्य का अपना अपना एक सीट फिक्स होता है कि दिल्ली से कितने लोग जाएंगे राज्यसभा में, और आंध्र प्रदेश के कितने लोग राज्यसभा में बैठेंगे, उत्तर प्रदेश से कितने लोग चुन करके भेजे जाएंगे राज्यसभा में। तो इस तरह से ये नंबर्स फिक्स होते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन जनसंख्या के आधार पर। तो अगर कायदे से देखा जाए तो हमने दोनों ही सिस्टम फॉलो कर लिया। हमने नंबर फिक्स कर दिया, लेकिन हमने नंबर फिक्स करते समय पॉपुलेशन और एरिया का ध्यान रखा है। हमने सबके लिए बराबर नंबर फिक्स नहीं किए कि हर राज्य के बराबर लोग आकर के राज्यसभा में बैठेंगे। हमने जनसंख्या और एरिया के हिसाब से अलग अलग नंबर्स फिक्स किए हैं कि इस राज्य से इतने, इस राज्य से इतने और इस राज्य से इतने लोग आकर के राज्यसभा में बैठेंगे और अपने राज्य का, अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंटेटर बनेंगे अपने राज्य के राज्यसभा में, देश की संसद में। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में बहुत बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के 31 मेंबर्स राज्यसभा में बैठते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र पॉपुलेशन में है दूसरे नंबर पे, तो महाराष्ट्र के 19 एमपीज बैठते हैं, बिहार के 16, कर्नाटका के 12, और अगर हम सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, वहाँ का सिर्फ एक मेंबर है राज्यसभा में, गोवा का सिर्फ एक मेंबर है। ठीक है, इसके साथ साथ सिक्किम, त्रिपुरा, ये जो नागालैंड, मिजोरम, ये छोटे छोटे देश, छोटे छोटे स्टेट्स हैं जहाँ की पॉपुलेशन कम है, यहाँ से एक एक मेंबर्स हैं। ठीक, और इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें जो कि नेशनल कैपिटल है, तो नेशनल कैपिटल में भी पॉपुलेशन, हालांकि एरिया तो छोटा है बट पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन के आधार पर नेशनल कैपिटल जो है हमारी दिल्ली, दिल्ली के 3 सदस्य राज्यसभा में बैठते हैं।
तो इस तरह से जनसंख्या के आधार पर ये नंबर्स जो हैं ये वेरी करते हैं, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। नाउ राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने बात की थी लोकसभा भंग हो जाती है, राज्यसभा परमानेंट है, कभी भंग ही नहीं होती है, कभी डिसॉल्व ही नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यसभा के सदस्य हमेशा अपनी सीट पर बने रहेंगे। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जब उनका चुनाव होता है राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा, राज्य के एमएलएस के द्वारा, तो राज्यसभा के सदस्यों को 6 साल के लिए चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य 5 साल के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और इनको दोबारा भी चुना जा सकता है। अगर दिल्ली ने किसी बंदे को, अपने स्टेट से किसी इंडिविजुअल को चुन करके राज्यसभा में भेजा है, उसका 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, तो राज्यसभा के अंदर दोबारा दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली की विधानसभा उसी बंदे को चुन करके भेज सकती है। ऐसा हो सकता है। और ये लोकसभा में भी होता है। अगर एक बंदा लोकसभा में एमपी बना हुआ है तो वो दोबारा इलेक्शन जीत के एमपी बन सकता है। ठीक है, तो ये ऑब्वियस चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और कार्यकाल 6 साल का होने की वजह से इनके जो इलेक्शंस होते हैं, इनकी जो रिटायरमेंट होती है, वो हर 2 साल पे होती है। इसको समझते हैं कैसे? देखिए, यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको जो हिंदी में लिखे हुए पॉइंट्स हैं वो लगभग सेम हो गए हैं। वो एरर, टाइपो एरर है, तो उसको आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा। आप इंग्लिश वाला पॉइंट पढ़ सकते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म एट द सेम टाइम। राज्यसभा के सभी सदस्य एक ही समय पर अपना 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं। हर 2 साल पर 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा अपना टर्म कंप्लीट करते हैं। यानी कि राज्यसभा के अंदर क्या होता है कि 245 लोग होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम 252 हो सकते हैं या 250 हो सकते हैं। तो जो टू एवरेज यही रहता है, 242 245। तो 240 से 245 जो सदस्य हैं राज्यसभा में, वो सभी एक साथ रिटायर नहीं होंगे, सभी एक साथ अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सभी एक साथ अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे, बल्कि हर 2 साल पे 1/3 जो मेंबर्स हैं वो अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं। ये एक बहुत पेचीदा सिस्टम है जो आज़ादी के टाइम पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। देश जब आज़ाद हुआ, पहली संसद बनी, तो पहली संसद बनने के बाद ये सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था। कुछ टाइम के लिए इलेक्शंस को होल्ड भी किया गया था राज्यसभा में, कुछ मेंबर्स का टेन्योर भी बढ़ाया गया था। वो एक बहुत अलग चीज़ है जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो हम उसको नहीं समझते हैं। हम बस इतना समझते हैं कि हर 2 साल पे राज्यसभा के 1/3 मेंबर अपना टेन्योर पूरा कर लेते हैं और वो बाहर आ जाते हैं। जब 1/3 लोग अपना टेन्योर पूरा करके राज्यसभा छोड़ देंगे, तो 1/3 लोग फिर से चुने जाएंगे, क्योंकि 1/3 सीटें खाली हो गई हैं। 1/3 सीटों को फिर से फुलफिल किया जाएगा, और जब फुलफिल किया जाएगा तो उनका टेन्योर तब से शुरू होगा। तो अब वो अगले 6 साल के लिए बने रहेंगे। जब तक उनके 6 साल पूरे होंगे तब तक बीच में फिर 2 बार 1/3 मेंबर्स अपना टेन्योर पूरा करके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। उसके अंदर हमेशा लगभग 1/3 और 2/3 मेंबर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम इसीलिए कहते हैं कि जो राज्यसभा है वो स्थायी है, परमानेंट है, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं हो रही है। हर 2 साल पे लोग उसके अंदर से निकल भी रहे हैं और हर 2 साल पे लोग उसके अंदर जा भी रहे हैं। और जो बंदा एक बार जाता है वो 6 साल तक वहां बैठता है, 6 साल के बाद वापस आता है, लेकिन हर 2 साल पे आते जाते रहते हैं। ठीक, इस तरह से राज्यसभा चलती है। इस तरह से राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं और इस तरह से राज्यसभा काम करती है। ये था राज्यसभा। अब हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा जिस तरह से राज्यसभा जो है वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा में, लोकसभा देश की सभी जनता का प्रतिनिधित्व करती है डायरेक्टली। द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। देश की लोकसभा और राज्य की विधानसभाएं, यानी कि लोकसभा के एमपी और राज्य की विधानसभाओं के एमएलएज, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो एमएलएज और एमपीज होते हैं लोकसभा वाले, इनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। राज्यसभा वाले मेंबर्स को इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जा रहा था। इनको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है और ये डायरेक्ट जनता को रिप्रेजेंट करते हैं।
राज्यसभा वाले पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा वाले मेंबर्स जो हैं वो जनता को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सारे राज्य की जनता को, इनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसीज होती हैं। कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होती है वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनका अपना अपना चुनाव क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र से ये चुन करके आते हैं। तो एक एमपी जिस क्षेत्र से चुन करके आ रहा है, जिस एरिया से चुना जा रहा है, वो उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, उस एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। राज्य की विधानसभाओं में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, यानी कि विधानसभाओं में भी यही होता है कि एक एमएलए जो होता है वो अपने एरिया के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसको उस एरिया के लोगों ने चुन करके वहां भेजा है। इस तरह से लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है। होता क्या है कि फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड into territorial constituencies of roughly equal population। क्योंकि ये लोग डायरेक्ट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तय करना बहुत ज़रूरी है कि कौन कितने लोग को रिप्रेजेंट करेगा। देश की जनसंख्या तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चुनाव के उद्देश्य से क्या किया जाता है कि पूरे देश को, पूरी कंट्री को लगभग इक्वल पॉपुलेशन में डिवाइड करके छोटे छोटे क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। पॉपुलेशन का एक रेशो निकाला जाता है। जैसे अभी एक एमपी जो है वो लगभग 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरह से एक जनसंख्या का रेशो निकाला जाता है और उसके आधार पर पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, ठीक है। इनको निकालने के लिए, ये रेशो निकालने के लिए जो हमारी कम्युनिटीज हैं, SC ST OBC, उनका भी ध्यान रखा जाता है कि वो तरीके से सभी कम्युनिटी के अंदर मिक्स हो जाएं और सभी पॉपुलेशन में मिक्स हो जाएं और उनका भी रिप्रेजेंटेशन इक्वली हो सके। उसके लिए हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर एक अलग व्यवस्था भी की गई है, एक अलग सिस्टम भी है, जिसके बारे में हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। थर्ड चैप्टर में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से SC ST OBCs के लिए एक अलग सिस्टम देश के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है इलेक्शंस में, ताकि उनका इजीली रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो ये होता है कि सभी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर बराबर भागों में, और उसके बाद वहाँ से एक इंडिविजुअल इलेक्ट होकर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा बनता है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी एक निर्वाचन क्षेत्र में, ठीक है। एक कॉन्स्टिट्युएंसी में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी MP के इलेक्शन में, लेकिन MLA के इलेक्शन में वो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। ये डिफरेंस रहता है। और इनका चुनाव कैसे होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। और इलेक्शन का जो बेस होता है वो वही होता है, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज सिस्टम, यानी जो भी 18 साल से ऊपर का है वो हर बंदा वोट करेगा और अपना रिप्रेजेंटेटर चुनेगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। हमने बात की थी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की, उसी बेस पर नतीजे निकलते हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग लोग इलेक्शन में खड़े होंगे। उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग वोट करेंगे, जिस किसी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर होता है। एवरी इंडिविजुअल जो वोटर है उसके वोट की वैल्यू सेम रहेगी। ऐसा नहीं है कि अमीर घर का बंदा वोट देगा तो वो ज़्यादा काउंट होगा, गरीब घर का बंदा वोट देगा तो वो कम काउंट होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो हम इलेक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है MPs को और MLAs को। अगर हम करंट टाइम पीरियड की बात करें, प्रेजेंट में, तो लोकसभा के अंदर 543 सीटें हैं। 543 सीटें हैं, मतलब देश को, पूरी कंट्री को 543 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक बंदा चुन करके लोकसभा में बैठता है। लोकसभा में 543 सीटें हैं। और ये किस आधार पर किया जाता है? 1971 में जो सेंसस हुए थे, जो जनगणना हुई थी देश में, उसके आधार पर ये किया जाता है। और अब तक ये नंबर्स बदले नहीं है, जो कि बदल जाने चाहिए। 1970 टू 226 समय देख सकते हैं आप कितना हो गया है, लगभग 50 साल। तो इन 50 सालों में बहुत सारी पॉपुलेशन में चेंजेस आए हैं। देश की जनसंख्या लगभग आधी बढ़ गई है।
इन पिछले 50 सालों में। तो इसमें चेंजेस आने चाहिए, बट ये चेंजेस आए नहीं हैं। होपफुली इन फ्यूचर आ जाएं, ये सीटें बढ़ जाएं या तो घट जाएं, या फिर कोई और व्यवस्था आ जाए, कुछ और नया सॉल्यूशन इसके लिए निकाला जाए। बट फिलहाल के लिए यही है कि देश की लोकसभा में 543 सीटें हैं, यानी कि 543 एमपीज लोकसभा के अंदर बैठते हैं, जो देश के हर हिस्से का, हर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हर एक इंडिविजुअल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जो नंबर्स हैं वो ये हैं कि संविधान के अनुसार लोकसभा में मैक्सिमम 550 सीटें ही होंगी। 550 से ज़्यादा सीटों की अनुमति, ज़्यादा मेंबर्स की परमिशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। ठीक है, तो अधिकतम कितना, 550, इससे ज़्यादा मेंबर्स पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते, जो कि अभी कितने हैं, 543। इसके साथ ही लोकसभा के जो चुनाव हैं वो 5 सालों के लिए होते हैं। यही कारण है कि सरकार भी 5 साल की होती है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है उसी की सरकार बनती है, उसका एक नेता चुना जाता है जो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक, तो 5 साल मैक्सिमम। हालांकि 5 साल पूरे ना होने पर भी उनको हटाया जा सकता है, सरकार को ख़त्म किया जा सकता है, उसका भी एक प्रोसेस है जो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव ला के, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव ला करके अगर प्रधानमंत्री को ये प्रूफ कर दे लोकसभा कि भैया प्रधानमंत्री के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया है, प्रधानमंत्री के पास अब मेजोरिटी नहीं है, उनकी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, तो सरकार गिर जाएगी, 5 साल से पहले गिर जाएगी। गठबंधन की सरकारें भी कई बार ऐसे ही गिर जाती हैं। तो 5 साल मैक्सिमम है, कम में भी गिर सकती है। इसके साथ साथ लोकसभा के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 104 अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 2019-2020 में। तो इससे पहले तक क्या होता था कि एंग्लो इंडियंस को लोकसभा के अंदर मनोनीत किया जाता था, यानी कि अपॉइंट किया जाता था राष्ट्रपति द्वारा। एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, यानी कि जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का कब्जा था और दूसरे देशों का भी कब्जा रहा है, तो उनके जाने के बाद जो उनके वंशज यहाँ रह गए हैं, उनकी जनरेशन के जो लोग यहाँ रह गए हैं, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए देश में, क्योंकि अब तो वो देश में रह रहे हैं लंबे समय से, तो वो यहाँ के नागरिक हो गए हैं। तो उसके लिए 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था लोकसभा में। लेकिन ये कब तक था, 2020 तक। 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया, ये सिस्टम खत्म कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से, 104th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले तक होता था। लोकसभा के अंदर जो है कि हमें देखने को मिलता है कि लोकसभा के अंदर जो 543 सीट्स अभी हैं, उसके अंदर भी हमें आरक्षण देखने को मिलता है, रिजर्वेशन देखने को मिलता है, जिससे कि सभी कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि 543 में से 131 सीट्स आरक्षित हैं, 543 में से 131 सीटों के ऊपर रिजर्व कैंडिडेट बैठेंगे। कौन से कैंडिडेट्स, 84 अनुसूचित जाति के, यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट, 47 एसटी शेड्यूल ट्राइब, इन 2 कम्युनिटीज के लोग मिलकर के जो टोटल 131 होते हैं, यानी कि देश की लोकसभा में जो टोटल 543 सीटें हैं, जो 543 मेंबर्स हैं, उन 543 में से 131 एससी और एसटी होंगे। विमेंस का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है, ठीक है, उसके लिए हालांकि आरक्षण नहीं है, आरक्षण एससी एसटी के लिए है, बट हाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पार्टी के अंदर उनको रिजर्वेशन दे रखा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, उन्होंने अपनी पार्टी में विमेंस को जो है कि रिजर्वेशन दे रखा है। और इलेक्शन कमीशन ने भी जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं इलेक्शंस के टाइम पे, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर उसने महिलाओं को आरक्षण दे रखा है। तो लोकसभा के अंदर आरक्षण नहीं है, बट बाहर है, तो वो एक ही बात पड़ जाती है। इसके साथ ही जो है कि एक पॉइंट जो मिस हो गया है यहाँ पे, वो ये है कि हमने जैसे कि अभी देखा लोकसभा के अंदर, हमने पिछला पॉइंट जो डिस्कस किया कि लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था। ठीक इसी तरह से राज्यसभा के अंदर भी 12 सदस्य, 12 मेंबर्स देश से मनोनीत किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। अपॉइंट और मनोनीत करने का मतलब बेसिकली ये है कि उनको वह लोकसभा या राज्यसभा का हिस्सा बनने के लिए किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। उनको राष्ट्रपति उठाएंगे और अपॉइंट कर देंगे। लेकिन हाँ, रिकमेंडेशन होती है,
सरकार रेकमेंड करती है, हमने बात की थी पिछले चैप्टर्स में कि राष्ट्रपति जो हैं वो अपने पावर्स का यूज़ अपनी मर्जी से तो करते नहीं हैं। मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री सजेशंस देते हैं, उसको वो यूज़ करते हैं। तो सरकार के सजेशन पे 12 लोगों को राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं राज्यसभा में। ये सिस्टम अभी भी है, लेकिन एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। अलग अलग स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटर्स इलेक्शन के थ्रू चुन करके आ रहे हैं, उनके अलावा 12 सदस्य और होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। सवाल आता है कि ये 12 लोग कौन होते हैं। तो ये जो 12 लोग होते हैं, ये वो होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं। स्पोर्ट्स भी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर हो सकता है, समाज सेवा एंड ऑल। हर फील्ड में जो लोग बहुत अच्छा करते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, सरकार अगर उनको उचित समझ रही है, सही समझ रही है, उनके काम को अच्छा समझ रही है, उनके काम को पहचान दे रही है, तो सरकार उन लोगों को चुन करके राज्यसभा में भेज सकती है, जिससे कि वो बड़े लेवल पर अपना काम कर सकें और जो काम वो कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उसमें अपना योगदान और दे सकें। तो जैसे आपने सुना होगा कि सचिन जो हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अमिताभ बच्चन भी थे। इसके साथ साथ अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो भी थे, बट वो तो अपॉइंट नहीं हुए थे, खैर वो इलेक्शन के थ्रू गए थे। अभी उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, आजकल वो न्यूज़ में है बहुत सारे रीजंस की वजह से, क्योंकि राज्यसभा का जो उनका कार्यकाल था वो अभी 6 साल पूरे हो गए। 2020 में वो चुने गए थे और 6 साल में एक भी बार उन्होंने बोला नहीं है राज्यसभा में, किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया। जाते हैं, बैठते हैं, आ जाते हैं, कई बार तो मतलब खैर गए भी बहुत कम है वो अपने पूरे टेन्योर में। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के उनकी चर्चा चल रही है आजकल न्यूज़ चैनल्स में। इस तरह से राज्यसभा और लोकसभा देश में काम करते हैं और देश की पार्लियामेंट इस तरह से काम करती है। 2 सदन इसलिए होने चाहिए और 2 सदन ये होते हैं जो हमने इस पूरी वीडियो में समझा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।